हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th एसएसटी का पॉलिटिकल साइंस बुक से चौथा चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, काफ़ी इजी चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है। एक बार आइडिया ले लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक होगा कि वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी। इसमें हम पॉलिटिकल पार्टी का मतलब, उसका फंक्शन और उसका नेसेसिटी, ये तीन चीज़ पढ़ रहे होंगे। उसके बाद पढ़ेंगे कि एक कंट्री में कितना पॉलिटिकल पार्टी होना अच्छा होता है। ठीक है, उसके बाद कुछ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पढ़ेंगे और कुछ रीजनल यानी स्टेट पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड लास्ट टॉपिक होगा कि पॉलिटिकल पार्टी में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या चैलेंजेस है, और लास्ट टॉपिक होगा कि उन चैलेंजेस को दूर कैसे करेंगे। ठीक है, इतना ही पढ़ना है हमें इस चैप्टर में। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से कि वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी। तो इसमें हम बताए थे तीन चीज़ हमें पढ़ना है, मीनिंग, फंक्शन और नेसेसिटी। मीनिंग पे आने से पहले कुछ यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, वो समझ लेते हैं। देखिए लिखा है कि पॉलिटिकल पार्टी सबसे पहले तो क्या है, इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन है एक डेमोक्रेसी में। अगर आप किसी भी आम इंसान से पूछे तो उसको डेमोक्रेसी के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं होगा कि कैसे काम करता है, क्या है, उतना टेक्निकल टर्म मालूम नहीं होगा, लेकिन उसको कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर होगा पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर। उससे आप पूछिए, वो बीजेपी नहीं तो कांग्रेस नहीं तो कोई ना कोई पार्टी, स्टेट पार्टी के ऊपर कुछ ना कुछ कमेंट बोल देगा, कम पढ़ा लिखा हो तो भी। ठीक है, तो इसका मतलब पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिससे लोग मतलब जुड़ पा रहे, आइडेंटिफाई कर पा रहे। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, गांव देहात के लोग हैं, उनको भी दिखता है कम से कम कि पॉलिटिकल पार्टी बोल के कुछ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो क्या है, विजिबल है। अब विजिबल है इसका मतलब ये नहीं कि पॉपुलर भी है, अच्छे से इसमें पॉपुलर नहीं है। ज़्यादातर लोग पॉलिटिकल पार्टी को बुरा मानते हैं, इनको ब्लेम करते हैं सारे प्रॉब्लम्स के लिए। ठीक है, ये इमेज बना हुआ है लोगों के माइंड में। तो इतना ही बात इसमें है। कुछ इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि इतना बदनाम होने का बावजूद भी, ऐसा इमेज होने का बावजूद भी, आज के टाइम पे ज़्यादातर कंट्रीज़ में आपको पॉलिटिकल पार्टी देखने को मिलेंगे। एक ऐसा समय था जब कुछ ही कंट्रीज़ में पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करते थे। अब ऐसा समय है, शायद ही कोई ऐसा कंट्री होगा जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगा। ठीक है, चलिए पॉलिटिकल पार्टी होता क्या है, इसका मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल। इसका डेफिनेशन में ये मेन पॉइंट आता है कि ये कुछ लोगों का ग्रुप है, हु कम टुगेदर, जो एक साथ आते हैं। किस मकसद से? पार्टी करने के लिए आते हैं क्या? नहीं, टू कंटेस्ट इलेक्शंस। इलेक्शन लड़ने के लिए एक जगह इकट्ठा होते हैं, और इलेक्शन में अगर जीत गए तो यही लोग मिलकर क्या करेंगे, गवर्नमेंट बनाएंगे। तो ऐसे ग्रुप ऑफ लोगों को बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टी, जो एक साथ आए, इलेक्शन में लड़े और अगर जीत गए तो गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। समझे? चलिए फिर इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है यहाँ पे कि ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है, ये जो पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं, ये सभी एग्री करते हैं कुछ पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स पे। ये व्यू के साथ, ये सभी का मतलब एक ही थिंकिंग होता है कि ये सब पॉलिसी लाएंगे और इससे समाज का भला होगा। अब देखिए, हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में कि किसी के लिए कुछ डेवलपमेंट हो सकता है, किसी के लिए नहीं हो सकता है। तो काफ़ी ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है कि कौन सा ऐसा पॉलिसी लाया जाए जिससे सबका भला हो जाए, क्योंकि सबको खुश करना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग, किसान खुश होंगे तो इंडस्ट्रियलिस्ट नाराज हो जाएंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी का यही काम होता है कि कुछ ऐसे पॉलिसीज और प्रोग्राम्स लेके आना जिससे कि मैक्सिमम लोगों को खुश किया जा सके, उनका भला किया जा सके। ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। और फिर दे सीक टू इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसी बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शन। इलेक्शन में जीत जाते हैं तो इसी वो पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। दस पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन्स इन अ सोसाइटी। अब सोसाइटी में अलग अलग टाइप के लोग हैं, कुछ लोगों का कुछ मानना होगा, कुछ लोगों का कुछ मानना होगा। तो लोगों का जो सोच है, जो व्यू है, उसी व्यू के बेसिस पे अलग अलग पार्टी एग्जिस्ट करते हैं। तो पार्टीज आर अबाउट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। नाम में ही देखिए पार्टी है, मतलब पूरा सोसाइटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये सोसाइटी के एक पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि एक पार्टी के अंदर सारा लोगों का व्यू नहीं समा सकता है। एंड दस इन्वॉल्व पार्टीजानशिप, और पार्टी में अक्सर हमें पार्टीजानशिप देखने को मिलता है। पार्टीजानशिप मतलब कि ऐसा थिंकिंग, कुछ लोगों का ऐसा थिंकिंग कि वो एक ही पार्टी को पूरा सपोर्ट करते हैं। ठीक है, भले ही वो पार्टी कुछ गलत भी कर रहा हो तो भी इनका अंधभक्ति चलता है और ये उसी को सपोर्ट करने लग जाते हैं। तो अक्सर पार्टीज में क्या देखने को मिलता है, पार्टीजानशिप, मतलब कुछ लोग आंख बंद करके किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट करते हैं। देखिए पार्टीजान का मतलब यहाँ पे लिखा है, पार्टीजान दो एक वर्ड है और एक पार्टीजानशिप एक वर्ड है। पहले ये समझते हैं, पार्टीजान एक ऐसे पर्सन को बोलते हैं जो एक पार्टी के प्रति पूरी समर्पित हो, कमिटेड हो। ठीक है, और पार्टीजानशिप एक टेंडेंसी हो गया, ये गुण हो गया
जिसमें आप किस मतलब अंधभक्ति करते हैं, एक बैलेंस्ड व्यू नहीं ले पाते हैं, चाहे वो पार्टी गलत भी कर रहा है तो भी आप उसको सपोर्ट करते हैं। इसको बोला जाता है पार्टीजनशिप। ठीक है, चलिए तो ये वर्ड याद रखिएगा, ये वर्ड के ऊपर क्वेश्चन आता है और कुछ है नहीं काम का यहाँ पे। फिर कंपोनेंट्स ऑफ पार्टी, क्या क्या मिलके एक पॉलिटिकल पार्टी बनता है। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में 3 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले तो हो गए मेन लीडर्स, पार्टी के जो टॉप लीडर्स वो हो गए। दूसरे एक्टिव मेंबर्स, ये ऐसे लोग होते हैं जो पार्टी के ही लोग होते हैं लेकिन वो इलेक्शन में खड़े नहीं होते बल्कि सपोर्ट कैंपेन ये सब का काम करते हैं। और लास्ट हो गए फॉलोवर्स, जो ऑर्डिनरी पीपल है, हम जैसे लोग, वो फॉलोअर्स में आते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीज़ मिलके बनता है पॉलिटिकल पार्टी, समझे। चलिए तो मीनिंग क्लियर हो गया आपको। सबसे पहले यहाँ पे आपको डेफिनेशन याद कर लेना है, ये वाला डेफिनेशन के बाद पॉलिटिकल पार्टी में क्या देखने को मिलता है, पार्टीजनशिप, ये पॉइंट याद रखेंगे, ये वर्ड याद रखेंगे। और फिर तीसरा चीज़ हमने देखा कंपोनेंट। इतना ही चीज़ अभी तक हमने पढ़ा है। अब आ जाते हैं फंक्शन पे, क्या क्या फंक्शन होता है पॉलिटिकल पार्टी का। सबसे पहला फंक्शन है पार्टी का कि इलेक्शन लड़ना, क्योंकि पार्टी का डेफिनेशन ही अभी हमने देखा पॉलिटिकल पार्टी का कि कुछ लोग एक जगह आते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। तो मेन सबसे पहले फंक्शन हो गया इलेक्शन लड़ना। ठीक है, इलेक्शंस कैसे लड़ा जाता है, इलेक्शंस आर फॉट मेनली अमंग द कैंडिडेट्स पुट अप बाय पॉलिटिकल पार्टी। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी होते हैं, ये अपना एक कैंडिडेट खड़ा करता है, ये अपना कैंडिडेट खड़ा करता है, ये अपना कैंडिडेट खड़ा करता है, और लोग फिर इन तीनों में से किसी सबको वोट देते हैं, जिसको ज़्यादा वोट मिलता है वो जीतता है। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी जो कैंडिडेट खड़ा करता है उसी को वोट दिया जाता है। अब देखिए, अब ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये कैसे एक कैंडिडेट को चुन के भेजता है वो बताया हुआ है। तो कुछ कंट्री जैसे कि यूएसए, इसमें जो पार्टी के मेंबर्स है और सपोर्टर्स है वही लोग इस कैंडिडेट को चूज करके भेजते हैं। और कुछ ऐसे कंट्री जैसे कि इंडिया जैसे कंट्री में क्या होता है, कैंडिडेट कैसे चुना जाता है, तो पार्टी के जो टॉप लीडर्स होते हैं सिर्फ वही उस कैंडिडेट को चूज करते हैं। यूएसए में क्या होता है, जो पार्टी के सभी लीडर्स है, छोटे से छोटे बड़े से बड़े सभी फॉलोअर सपोर्टर सब मिलके एक कैंडिडेट चुनते हैं कि तुम खड़ा हो इलेक्शन में। लेकिन इंडिया में जो टॉप लीडर है सिर्फ वही चूज करते हैं कि तुम इस बार इलेक्शन में खड़ा होगे। ठीक है, ऐसा कुछ चलता है। तो पहला फंक्शन ये हो गया कि पॉलिटिकल पार्टी क्या करते हैं, इलेक्शन कॉन्टेस्ट, इलेक्शन लड़ते हैं। ठीक है, दूसरे फंक्शन पे आ जाइए। दूसरा फंक्शन है पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड वोटर्स चूज फ्रॉम देम। ये दूसरा फंक्शन हो गया। पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के टाइम में कुछ पॉलिसीज और प्रोग्राम्स लोगों के सामने रखती है और बोलती है कि ये पॉलिसी से ये फ़ायदा होगा, ये प्रोग्राम से ये फ़ायदा होगा अगर हम इलेक्शन में जीते तो। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। तो वोटर्स को मतलब अलग अलग पॉलिसीज प्रोग्राम चुनने का मौका मिलता है कि उनको जो पसंद है फिर उसके हिसाब से वो वोट देते हैं। तो ये दूसरा फंक्शन हो गया कि ये पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स लोगों के सामने रखते हैं। अब देखिए, किसी भी डेमोक्रेसी में लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ओपिनियंस हैव टू बी ग्रुप टुगेदर टू प्रोवाइड अ डायरेक्शन इन विच पॉलिसीज बी फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। इंडिया जैसा कंट्री है, बहुत बड़ा डेमोक्रेसी है, बहुत सारे लोग हैं, किसी का कुछ ओपिनियन, किसी का कुछ ओपिनियन, बहुत सारे लोग का अलग अलग ओपिनियन मिलता जाएगा। तो कुछ ऐसा ओपिनियन होगा जो सिमिलर ओपिनियन होगा। ठीक है, एक जैसे ओपिनियन होंगे। तो इनका काम क्या होता है पार्टी लोग का, कि ये सारे ओपिनियन को एक साथ ग्रुप करते हैं और इसके बेसिस पे कोई एक पॉलिसी लाते हैं ताकि ये सभी लोग खुश हो जाए। ठीक है, यही काम है पार्टीज का। अब पार्टी रिड्यूसेस अ वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियन, बहुत सारे ओपिनियन को वो रिड्यूस कर देते हैं टू फ्यू बेसिक पोजीशन। सारे ओपिनियन को मिला के एक बात लिखते हैं कि चलो सबके लिए ये कर देते हैं, ये करने से सब कोई खुश हो जाएगा। ठीक है, विच इट सपोर्ट्स। फिर यहाँ पे कुछ लिख रखे हैं, इसके ऊपर बाद में आएंगे, पहले फंक्शन कर लेते हैं। अ गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बेस इट्स पॉलिसीज ऑन द लाइन टेकन बाय द रूलिंग पार्टी। फिर उसके बाद जो रूलिंग पार्टी मतलब वो पार्टी जो गवर्नमेंट इलेक्शन जीत के आया हुआ है, ठीक है, जो गवर्नमेंट में है अभी, तो उसी के बेसिस पे फिर पॉलिसीज बनता है। ये हो गया दूसरा फंक्शन। इतना डिटेल में हमें नहीं जाना है, पहला में सिर्फ आप इतना याद रखेंगे कि पार्टीज इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं। दूसरा फंक्शन हो गया ये पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स पुट अप करते हैं। तीसरे पे आ जाइए। तीसरा है पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल, मतलब इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉ फॉर अ कंट्री। ठीक है, लॉ बनाने में मतलब ये पार्टी हेल्प करते हैं। अब देखिए, लॉ कानून कहाँ बनता है, तो कानून मेनली पार्लियामेंट यानी लेजिस्लेचर में बनता है। जो भी हम लोग जो एमपी चुन के भेजे हैं इलेक्शन में, वो लोग फिर वोट करके कोई एक कानून बनाते हैं। ठीक है,
अब चूंकि ये एमपी जो है ये कहाँ से आए हैं, ये तो बिलोंग करते हैं किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से ही, तो पॉलिटिकल पार्टी का जो मतलब व्यू है, जो ओपिनियन है, उसी के बेसिस पे ये लोग वोट करते हैं। तो इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी ही क्या बनाते हैं, लॉ बनाते हैं। समझे, इस पॉइंट को यहाँ पे समझाया गया है। चौथा फंक्शन है पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। अगर पार्टी इलेक्शन जीत जाता है तो यही लोग तो गवर्नमेंट बनाते हैं। तो पार्टीज रिक्रूट लीडर्स, ट्रेन देम एंड देन मेक देम मिनिस्टर्स टू रन द गवर्नमेंट इन द वे दे वांट। पार्टी का काम यह है कि पार्टी लीडर्स को पहले चुनते हैं, फिर उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और फिर उसी को आगे चल के मिनिस्टर्स बना देते हैं, और फिर यही तो मिनिस्टर बन गया, मतलब ये तो गवर्नमेंट बन गया। तो पार्टी बोल सकते हैं गवर्नमेंट भी चलाता है, ठीक है, गवर्नमेंट भी बनाते हैं। फिर अगला फंक्शन है, अगर देखिए इलेक्शन हुआ, पार्टी का काम क्या है, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना। इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे तो इसमें क्या तो वो जीतेंगे तो गवर्नमेंट बनाएंगे, और अगर हार गए तो वो रोल ऑफ ऑपोजिशन का रोल परफॉर्म करेंगे कि मतलब ये गवर्नमेंट क्या गलती कर रहा है, उसका गलती ढूंढो। वही यहाँ पे लिखा है कि बाई वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज़ एंड क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर्स एंड रॉन्ग पॉलिसी। अगर कोई रूलिंग पार्टी अगर कोई गलत पॉलिसी लेके आता है, कहीं पे गलत साबित होता है, तो ये ऑपोजिशन उसको क्रिटिसाइज करती है, जो कि बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी में, ठीक है। तो ये अगला फंक्शन हो गया कि ये रोल ऑफ ऑपोजिशन परफॉर्म करते हैं। अगला है शेप पब्लिक ओपिनियन। दे रेज एंड हाईलाइट इश्यूज। पार्टीज में क्या होता है, लाख्स ऑफ मेंबर, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, पूरे कंट्री में फैले हुए हैं। अगर कोई मुद्दा उठता है तो ये सभी आगे आके उस मुद्दे को और हाईलाइट करते हैं, तब वो मीडिया में जाता है, न्यूज़ में आता है, तब लोगों को पता चलता है हाँ अभी कंट्री में ये चल रहा है। मैनी ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स आर द एक्सटेंशंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज अमंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। बहुत सारे प्रेशर ग्रुप भी आप देखने को मिलेगा, तो वो पॉलिटिकल पार्टी का ही एक पार्ट होता है, ठीक है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। पार्टीज ऑल्सो समटाइम्स लॉन्च मूवमेंट फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीपल। अगर लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो ये कुछ मूवमेंट भी लॉन्च करते हैं। तो मेन फंक्शन है पार्टी का कि ये पब्लिक ओपिनियन बनाते हैं, ठीक है। अभी कंट्री में क्या चल रहा है, तो ये इस पर निर्भर करेगा कि कंट्री में तो अभी बहुत चीज़ चल रहा है, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, फॉरेन वॉर का मुद्दा है, ठीक है, बहुत सारा चीज़ है, अभी बॉर्डर का इशू है। तो कौन सा इशू सबसे मतलब अभी हाईलाइट होगा, वो इसी पर डिपेंड करता है कि पॉलिटिकल पार्टी किस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, किसके ऊपर बयान दे रहे हैं। तो उसी के बेसिस पे हम आम लोग भी न्यूज़ में देख के सोचते हैं कि अभी कंट्री में ये चल रहा है, अभी चाइना से इशू है, जो भी इशू है, पाकिस्तान से इशू है। तो ये पब्लिक ओपिनियन हमारा बनता कैसा है, पॉलिटिकल पार्टी का वजह से ही, वो कैसा बयानबाजी कर रहे हैं, कैसा कमेंट्री कर रहे हैं, उसके बेसिस पे, ठीक है। तो ये 6th हो गया फंक्शन, शेप पब्लिक ओपिनियन। आ जाइए 7th पे। 7th भी अच्छा फंक्शन है कि पार्टीज प्रोवाइड एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड बाई गवर्नमेंट। मान लीजिए गवर्नमेंट है, कोई स्कीम लेके आती है कि फ्री में अनाज चावल ये सब बांटा जाएगा, तो आम लोग जो है कई बार इनको पता नहीं चलता है, या फिर इनको सरकारी ऑफिस जाके काम करवाना मुश्किल पड़ जाता है। तो बीच में आते हैं पॉलिटिकल पार्टी। ये पॉलिटिकल पार्टी आते हैं और इनको हेल्प करते हैं कोई वेलफेयर स्कीम का फ़ायदा उठाने में, और मतलब गवर्नमेंट का बेनिफिट लेने में, वेलफेयर स्कीम का बेनिफिट लेने में, ठीक है। चलिए, तो ये 7 फंक्शन आपको याद रखना है। 7 फंक्शन क्या क्या है एक बार रिकैप करते हैं। सबसे पहला इलेक्शन लड़ना, दूसरा प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ पुट फॉरवर्ड करना, तीसरा हो गया मेकिंग लॉ, चौथा हो गया गवर्नमेंट बनाना, और अगर हार गए तो ऑपोजिशन बनना, छठा हो गया शेप पब्लिक ओपिनियन, और 7th हो गया एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स, ठीक है। ये 7 फंक्शन को याद करने का तरीका है यहाँ पे, उसके लिए हम एक स्टोरी जैसे यहाँ पे एक लाइन लिख रखे हैं कि एक पार्टी क्या करता है, सबसे पहले इलेक्शन लड़ता है, ये पहला फंक्शन हो गया, एंड डिसाइड्स टू कंटेस्ट इलेक्शन टू ब्रिंग इन पॉलिसीज दे बिलीव इन। ऐसे पॉलिसीज जो ये मानते हैं कि ये पॉलिसीज कंट्री से ये पॉलिसीज से कंट्री का भला होगा, वो सब पॉलिसीज़ वो लेके आते हैं, ठीक है, और इसके हिसाब से वो इलेक्शन लड़ते हैं। ये 2 फंक्शन हो गया। उनका एम रहता है टू मेक लॉ, ये तीसरा फंक्शन हो गया कि लॉ बनाना, ठीक है, ये रहा मेक लॉ। वंस इलेक्टेड, अगर पावर में आ गए तो लॉ बनाएंगे, फॉर्म अ गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट भी बनाएंगे, ये चौथा फंक्शन हो गया। और अगर हार गए तो वो ऑपोजिशन का काम करेंगे, ये 5th फंक्शन। दे इंगेज विद पीपल, फिर लोगों से वो इंटरेक्ट करते हैं टू शेप पब्लिक ओपिनियन, ये 6th फंक्शन हो गया। एंड टू हेल्प कनेक्ट सिटीजन टू गवर्नमेंट सर्विस, सिटीजन्स को गवर्नमेंट से जोड़ते हैं ये पॉलिटिकल पार्टी,
ये 7th फंक्शन हो गया। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं सातों फंक्शन को, ठीक है। चलिए, शॉर्ट में तो याद करना ही है, और कई बार एग्जाम में हो सकता है कि ऐसा स्टेटमेंट दे दे कि पॉलिटिकल पार्टी लॉ भी बनाते हैं, गवर्नमेंट भी बनाते हैं, तो बोलेंगे ये 2 फंक्शन को एक्सप्लेन करो। तो इसके लिए आपको थोड़ा अंदर का मटेरियल भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी आप रीडिंग देकर समझ लीजिएगा। ऐसे एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है। सिर्फ फंक्शन पूछेंगे तो आप ये 1 लाइनर्स लिख सकते हैं, ठीक है, पूरा लिखने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये फंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए बोलेंगे तो आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ जाएगा। चलिए आगे मूव करते हैं अगला टॉपिक पे, जो कि है नेसेसिटी। पॉलिटिकल पार्टी का ज़रूरत क्या है? तो इसका आंसर तो आप इस तरीके से दे सकते हैं कि चूंकि पॉलिटिकल पार्टी ऊपर ये 7 फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे, उसलिए पॉलिटिकल पार्टी का ज़रूरत है। एक तरीका तो ये है आंसर देने का, लेकिन इसको हम एक और अलग तरीके से भी समझ सकते हैं। वो तरीका है ये कि आप क्या कीजिए, एक ऐसे सिचुएशन को इमेजिन कीजिए जिसमें पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं। इमेजिन कीजिए इंडिया ऐसा कंट्री जहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना टीएमसी, कोई पार्टी नहीं है, ठीक है। तब क्या होगा? एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट, सब अपना अपना तरीके से खड़ा होगा। नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रॉमिस टू द पीपल अबाउट एनी मेजर पॉलिसी चेंज। कोई एक कैंडिडेट तो प्रॉमिस नहीं कर सकता है कि हम देश में ये बदलाव ला देंगे, क्योंकि इसके जैसे देश में और 400-500 लीडर है, समझ रहे। एक इंसान तो चेंज नहीं ला पाएगा। लेकिन वही अगर ये बंदा अगर अलग अलग ये पार्टी से अगर बिलोंग कर रहा होता तो ये इजीली बोलता है कि अगर हम जीतेंगे तो हम ये लाएंगे कंट्री में चेंज, है कि नहीं, क्योंकि पार्टी का बैकअप है, पार्टी में ये पॉलिसी बना हुआ है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि अगर पार्टी नहीं रहेगा तो गवर्नमेंट तो बन जाएगा, लेकिन पूरे कंट्री के लिए उसका यूटिलिटी जो यूज़ है वो उतना काम का नहीं रहेगा। इलेक्टेड मेंबर्स अपने लोकेलिटी के लिए, जो डिस्ट्रिक्ट से वो जीता है उसके लिए तो वो काम करेगा वो इंसान, ठीक है, उस डिस्ट्रिक्ट के लिए काम करेगा। लेकिन पूरा कंट्री के ऊपर अगर बात करें तो उसके लिए मतलब उस अच्छा नहीं होगा। नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल बी रन, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरत आता है किसका? पॉलिटिकल पार्टी का। तो ये एक नेसेसिटी हो गया। अगला नेसेसिटी है ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में। यहाँ पे एक पैराग्राफ है, इसमें वही बताया है कि आप इसको ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं कि कई सारे स्टेट में जो पंचायत इलेक्शन होते हैं वो नॉन पार्टी बेस्ड होते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पे नहीं है। तो देखा जाता है कि विलेज में क्या होता है, मोर देन वन फैक्शन, एक ग्रुप बन जाता है विलेज में, कि कुछ लोग अपना कैंडिडेट इलेक्ट कर रहे हैं, अपना सरपंच ला रहे हैं, कुछ अपना सरपंच ला रहे हैं, कुछ अपना ला रहे हैं। तो देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये तो पॉलिटिकल पार्टी की तरह ही फंक्शन कर रहा है कि अलग अलग कैंडिडेट खड़े हो जा रहे हैं, फिर लोगों को चूज़ करना पड़ रहा है कि नहीं। तो पार्टी कहीं ना कहीं बीच में आ ही जाता है। तो ये उतना काम का नहीं है। दूसरा नेसेसिटी है ये, जिसके ऊपर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, कि पॉलिटिकल पार्टीज से हेल्प मिला है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को इमर्ज होने में, ठीक है। देखिए डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि लोग अपने हिसाब से देश को चलाते हैं, अपने हिसाब से गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। तो डेमोक्रेसी बहुत टाइप का होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एक टाइप का डेमोक्रेसी हो गया जो इंडिया में है, ठीक है। इसमें क्या है कि हम लोग जो आम लोग हैं, हम मेरे और आपके जैसे लोग, हम लोग डायरेक्टली कोई लॉ या फिर पॉलिसी के लिए वोट नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, नेता चुनते हैं, नेता यानी रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। फिर ये रिप्रेजेंटेटिव हमारे बिहाफ पे कोई लॉ या फिर कानून बनाते हैं, ठीक है कि नहीं। हम लोग डायरेक्टली कुछ लॉ कानून नहीं बनाते, जैसा कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में होता है। हम लोग रिप्रेजेंटेटिव्स के हेल्प से कोई लॉ कानून बनाते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आया इसलिए ही क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी है, उसलिए। अब कैसे, देखिए, जैसे जैसे कोई सोसाइटी, समाज बहुत बड़ा हो जाता है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो वहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का होना जरूरी होता है। इतने ज़्यादा लोग रहेंगे तो लॉ कानून बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा डायरेक्ट वोट करके, ठीक है। वहाँ पे ज़रूरत पड़ता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का, कि कुछ नेता आ जाए, इन सब लोगों के बेसिस पे एक नेता, फिर कुछ लोगों के बेसिस पे एक नेता, फिर ये नेता मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव्स लोग हैं ये लोग मिलके फिर लॉ बनाएंगे, ठीक है। उस किसी भी बड़े सोसाइटी में पहला ज़रूरत पड़ा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का। दूसरा ज़रूरत पड़ रहा है एक ऐसे एजेंसी का जो कि अलग अलग व्यू को गैदर करे और उसको प्रेजेंट करे गवर्नमेंट की तरफ, ठीक है। सामने अब थोड़ी देर पहले देखा था कि सोसाइटी में बहुत सारे लोगों का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, ठीक है। तो ज़रूरत है कि सभी ओपिनियन को एक जगह समराइज करके कुछ ऐसा शॉर्ट में कुछ लाया जाए जिससे सबका भला हो जाए, ठीक है। फिर और क्या चाहिए ऐसे बड़े सोसाइटी में? चाहिए कि कुछ
टू ब्रिंग वेरियस रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर सो डैट अ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कुड बी फॉर्म्ड। जितने भी नेता लोग हैं उन सबको एक जगह लाया जाए, इलेक्शन करवा के चुन के लाया जाए और फिर एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर्म किया जाए। फिर और क्या चाहिए? चौथा चीज़, देयर शुड बी अ मैकेनिज्म टू सपोर्ट और रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट। एक बार गवर्नमेंट फॉर्म हो गया तो कुछ ऐसा तरीका भी होना चाहिए कि गवर्नमेंट अगर कुछ गलत काम कर रहा है तो उसको रिस्ट्रेन किया जाए, अच्छा काम कर रहा है तो उसको सपोर्ट किया जाए। मेक पॉलिसी, जस्टिफाई, अपोज, ये सब गवर्नमेंट को अपोज करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए कुछ एक ऐसा मैकेनिज्म भी चाहिए। तो देखा गया कि ये चारों ही जो ज़रूरत है, ये चारों ज़रूरत एक पॉलिटिकल पार्टी फुलफिल कर दे रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज फुलफिल दीज नीड्स। समझ रहे हैं कि नहीं? किसी भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को जो भी चीज़ चाहिए वो पॉलिटिकल पार्टी प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि अलग अलग व्यू को एक जगह समराइज करना, ये काम पॉलिटिकल पार्टी कर देता है। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में जीतने के बाद एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर्म करती है। तीसरा, पॉलिटिकल पार्टी अगर हार जाती है तो वो अपोज भी करती है, रिस्ट्रेन करती है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी ये सब फंक्शन फुलफिल करती है। इसलिए बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज आर अ नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेमोक्रेसी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार पहले एग्जाम में आ चुका है ये लाइन, और बोलेंगे इसको एक्सप्लेन कीजिए, एलाबोरेट कीजिए, तो आपको ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पॉइंट वाइज लिख देना है। ठीक है, फिर एग्जाम में ये स्टेटमेंट भी आता है कि पॉलिटिकल पार्टी इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द इमर्जेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। फिल इन द ब्लैंक में भी आता है, एसर्शन रीजन में आता है, एक्सप्लेन करने के लिए आता है, तो इसको भी एक्सप्लेन यही सब पॉइंट देके करेंगे। ठीक है, चलिए, तो हमने नेसेसिटी समझ लिया, फंक्शन समझ लिया, डेफिनेशन समझ लिया। फिर यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये 3 फोटोग्राफ्स दिया हुआ है। यहाँ पे बोला गया कि तीनों फोटोग्राफ देख के बताइए कि ये पॉलिटिकल पार्टी का कौन सा फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, पहला में आप देख सकते हैं कि कुछ महिलाएं हैं, यहाँ पे गैस सिलेंडर उठाई हुई हैं और यहाँ पे प्याज का माला पहनी हुई है ये लोग। इसका डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि एक्टिविस्ट ऑफ बीजेपी महिला मोर्चा डेमोन्स्ट्रेट अगेंस्ट हाइक इन प्राइसेस ऑफ अनियंस एंड एलपीजी इन विशाखापट्टनम। प्याज का दाम बढ़ चुका है, एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़ चुका है, तो उसके खिलाफ ये लोग डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टी का कौन सा फंक्शन है बताना है। तो सोचिए ज़रा कौन सा फंक्शन हो सकता है ये। देखिए, तो ये लोग कहीं ना कहीं इसके खिलाफ आंदोलन कर रही है, तो रोल ऑफ अपोजिशन ये परफॉर्म कर रही है कि महंगाई बहुत बढ़ गया है। ठीक है, ये कर रही है। फिर ये भी बोल सकते हैं कि शेप पब्लिक ओपिनियन, लोगों में ये ओपिनियन आ रहा है कि अभी महंगाई बढ़ गया है, अभी महंगाई वाला मुद्दा चल रहा है देश में। ठीक है, तो ये 2 रोल वो परफॉर्म कर रहा है। दूसरा इमेज ये है, ये रहा। इसमें ये दिख रहा है कि कुछ अच्छे, मतलब ये लोग कुछ दे रहे हैं गरीबों को। डिस्क्रिप्शन है कि मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट्स ₹1 लाख चेक टू द फैमिलीज ऑफ हुच विक्टिम्स एट देयर हाउसेस। 1 लाख का चेक दे रही है। तो ये कौन सा फंक्शन है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये लोग गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम को डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं। तो ये 7वां फंक्शन की प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। ठीक है, और तीसरा क्या है? तीसरा में तो दिख रहा है कुछ रैली जैसा। डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं कि एक्टिविस्ट ऑफ CPIM, CPI, OGP एंड JDs, सब पॉलिटिकल पार्टी का नाम है, ये टेक आउट अ रैली इन भुवनेश्वर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट पॉस्को। इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए रैली निकालते हैं। पॉस्को क्या है? एक कोरियन स्टील कंपनी है फॉर बीइंग परमिटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सपोर्ट आयरन ओर फ्रॉम ओडिशा टू फीड स्टील प्लांट इन चाइना एंड कोरिया। पॉस्को को ये परमिशन दे दिया स्टेट गवर्नमेंट ने कि पॉस्को क्या करे, आयरन को एक्सपोर्ट कर दे चाइना और कोरिया को। तो इसके खिलाफ इन लोगों ने एक यहाँ पे रैली निकाला है। तो ये कौन सा फंक्शन है? तो ये तो डायरेक्टली दिख रहा है कि यहाँ पे ये लोग रोल ऑफ अपोजिशन परफॉर्म कर रहे हैं और पब्लिक ओपिनियन भी शेप हो रहा है यहाँ पे। तो यही दोनों फिर से हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हाउ मेनी पार्टी शुड बी हैव? किसी भी कंट्री के अंदर कितना पॉलिटिकल पार्टी होना चाहिए वो समझेंगे। देखिए, इंडिया में तो बहुत सारे पार्टी हैं, लगभग 750 से भी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है ये लोग। लेकिन इनमें से कुछ सारे पार्टी काम के नहीं है, सीरियस कुछ ही पार्टी है। ठीक है, तो ऐसे कितने मेजर या फिर इफेक्टिव पार्टी है जो कि एक कंट्री में चाहिए, उसको समझना है हमें। तो देखिए, कुछ कंट्री ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही पार्टी को अलाउ है कि वो कंट्रोल करे और रन करे गवर्नमेंट को। ऐसे सिस्टम को कहते हैं 1 पार्टी सिस्टम। मतलब ऐसा कंट्री जिसमें सिर्फ एक ही पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकता है उसको 1 पार्टी सिस्टम कहते हैं।
फॉर एग्जांपल चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी है सिर्फ उसी को ये अलाउ है कि वो गवर्नमेंट बनाए, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि डिफरेंट पार्टी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला हमने पढ़ा वन पार्टी सिस्टम, इसका डेफिनेशन और एग्जाम्पल दोनों याद रखिए। तो इसका डिसएडवांटेज है ये अच्छा नहीं माना जाता है, इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन वन पार्टी सिस्टम, क्योंकि लोगों के पास लिमिटेड ऑप्शन रह जाएगा, ऑप्शन ही नहीं रहेगा, लोग इसी को वोट करेंगे। ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं होता है। दिस इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक ऑप्शन, ठीक है। किसी भी डेमोक्रेसी में कम से कम एटलीस्ट 2 पार्टी तो होना चाहिए और वहाँ पे दोनों को फेयर चांस मिलना चाहिए। ये नहीं कि 2 पार्टी है और एक को ज़्यादा फेवर कर रहे हैं, दोनों को फेयर चांस मिलना चाहिए, तब जाके थोड़ा मामला ठीक होगा, ठीक है। चलिए, तो ये उसका डिसएडवांटेज भी याद रखिएगा। वन पार्टी सिस्टम का डेफिनेशन और एग्जाम्पल और डिसएडवांटेज, ये 3 चीज़ तैयार करिए। अब आते हैं अगले पे। कुछ ऐसा कंट्रीज़ भी हैं जहाँ पे सिर्फ 2 पार्टी के बीच में ही लड़ाई होता है और कभी गवर्नमेंट में ये आते हैं, कभी इलेक्शन जीत के ये आते हैं, कभी ये, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि और छोटे मोटे पार्टीज नहीं होते, वो होते हैं छोटे मोटे पार्टीज, लेकिन मेन चांस यही दोनों का होता है कि यही दोनों जीत के आएंगे, दोनों में से कोई एक जीत के आएंगे, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं 2 पार्टी सिस्टम। ओनली द 2 मेन पार्टीज हैव अ सीरियस चांस ऑफ विनिंग मेजोरिटी ऑफ सीट्स टू फॉर्म गवर्नमेंट, ठीक है। सेवरल अदर पार्टी में एग्जिस्ट, इलेक्शन भी लड़ते हैं वो लोग और कुछ छोटे मोटे सीट जीत भी जाते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट फॉर्म करती है यही दोनों में से कोई एक मेन पार्टी फॉर्म करती है। तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं 2 पार्टी सिस्टम। इसके एग्जाम्पल हो गए यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूके, यूनाइटेड किंगडम, जहाँ पर 2 पार्टी सिस्टम फॉलो होता है, ठीक है। फिर कुछ ऐसे भी कंट्रीज है जैसे कि इंडिया, यहाँ पे हम मल्टी पार्टी सिस्टम फॉलो करते हैं। अब ये क्या होता है, ये इसमें क्या होता है कि मोर देन 2 पार्टी का चांस होता है कि वो पावर में आए जीत के, क्या तो एक साथ, नहीं तो कुछ पार्टी मिल के आते हैं इन अलायंस, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम को बोला जाता है मल्टी पार्टी सिस्टम। आगे यहाँ पे अलायंस को समझाया हुआ है। अलायंस क्या होता है, जब देखिए किसी भी कंट्री में जब बहुत सारा पार्टी हो और किसी का भी जीतने का चांस है यहाँ पे, तो क्या करती है कि कुछ पार्टी एक साथ खुद ही पहले मिल जाती है इलेक्शन से पहले और एक ग्रुप बना लेती है कि हम लोग सब साथ में मिल के लड़ेंगे इलेक्शन, ठीक है। ये सारे पॉलिटिकल पार्टी एक साथ मिल के लड़ते हैं, तो ये सारे पॉलिटिकल पार्टी को कहा जाता है अलायंस या फिर एक फ्रंट एक बन गया है ये, ठीक है। तो व्हेन सेवरल पार्टी इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम जॉइन हैंड्स, एक साथ हाथ मिला लेते हैं फॉर द पर्पज ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन एंड विनिंग पावर, इसको कहा जाता है अलायंस। फॉर एग्जाम्पल 2004 में एनडीए अलायंस, अभी भी जो बीजेपी जिसमें है अभी भी एनडीए अलायंस है, ठीक है, उसको एनडीए अलायंस बोलते हैं। इसमें बहुत सारे पार्टी है जैसे बीजेपी हो गया, जेडीयू और टीडीपी, ऐसा बहुत सारा पार्टी मिलके एनडीए अलायंस बना हुआ है। फिर यूपीए हो गया जिसका मेन पार्टी है कांग्रेस, एलएफ, ऐसे सब कुछ फ्रंट का एग्जाम्पल दिया हुआ है, फ्रंट या फिर अलायंस का एग्जाम्पल, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि द मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफन अपीयर्स वेरी मेसी, काफ़ी मेसी दिखता है, ये कचरा टाइप दिखता है, एंड लीड्स टू पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। जब बहुत सारे पार्टी एक साथ मिल के अलायंस फॉर्म करते हैं और इलेक्शन में अगर जीत भी जाते हैं, तो अगर गवर्नमेंट बना लेते हैं, तो कभी क्या होगा कि अगर मान लीजिए ये पार्टी का मन नहीं किया, ये पार्टी इससे बाहर आ गया, तो ये पूरा गवर्नमेंट लड़खड़ा जाता है और फिर से इलेक्शन करवाने का नौबत आ जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। तो ये एक डिसएडवांटेज है इस सिस्टम का, मल्टी पार्टी सिस्टम का। लेकिन इसका एडवांटेज भी है कि एट द सेम टाइम दिस सिस्टम, यानी ये मल्टी पार्टी सिस्टम, अलाउज अ वेराइटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस टू एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है कि लोगों को काफ़ी मौका मिलता है कि वो अलग अलग ओपिनियन वाले पार्टी को वोट कर पाए, ठीक है। तो 3 पार्टी सिस्टम हमने पढ़ा, पहला 1 पार्टी सिस्टम, फिर 2 पार्टी सिस्टम और फिर इंडिया का मल्टी पार्टी सिस्टम। तीनों का हमने एग्जाम्पल देखा और डिसएडवांटेज देखा, एडवांटेज भी देखा, ठीक है। अब सवाल आता है कि किसी कंट्री के लिए इन तीनों में से कौन सा बेस्ट है, विच ऑफ दिस इज बेटर, 1 पार्टी सिस्टम अच्छा है कि 2 पार्टी सिस्टम अच्छा है कि मल्टी पार्टी सिस्टम अच्छा है। तो इस सवाल का अच्छा आंसर क्या होगा बोलिए तो? इस सवाल का अच्छा आंसर ये होगा कि ये जो सवाल है कि कौन सा सिस्टम बेटर है, ये सवाल ही बेकार सवाल है, ठीक है, कि दिस इज नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये सवाल पूछना ठीक नहीं है कि कौन सा पार्टी सिस्टम अच्छा होगा। पार्टी सिस्टम कुछ ऐसा चीज़ नहीं है कि कोई कंट्री खुद के लिए चूज़ करे। ये पार्टी सिस्टम तो काफ़ी लंबे समय से खुद ही इवॉल्व होता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सोसाइटी, इट्स सोशल एंड रीजनल डाइवर्सिटी, उसका हिस्ट्री कैसा रहा है, कौन सा देश वो के अंडर वो गुलाम रहा है या फिर किसको गुलाम बनाया है, सिस्टम ऑफ इलेक्शन
हज़ारों हज़ारों सालों से कैसा आ रहा है, वहाँ पे राजा महाराजा कैसे थे, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है कि उस कंट्री में कैसा पार्टी सिस्टम है। ठीक है, वो खुद चूज नहीं करता है कि ऐसा नहीं कि आज के डेट में इंडिया सो के उठे और बोले कि चलो अब हम लोग 1 पार्टी सिस्टम या फिर 2 पार्टी सिस्टम हो जाते हैं। ये तो हमारा इतिहास रहा है, हज़ारों सालों से ऐसा बैकग्राउंड चलते आया है, इतना डाइवर्सिटी है, उन सब के बेसिस पे कोई भी पार्टी सिस्टम किसी कंट्री में देखने को मिलता है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ पे लिखा है कि दिस कैन नॉट बी चेंज्ड वेरी क्विकली, आप इसको चेंज नहीं कर सकते ईजिली। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इंडिया में अगर हमें मल्टी पार्टी सिस्टम देखने को मिलता है, वो इसलिए है क्योंकि इसका सोशल एंड जोग्राफिकल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। समाज में अलग अलग टाइप के लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले, अलग अलग धर्म के, ठीक है, डाइवर्सिटी है। जोग्राफी में भी डाइवर्सिटी है, कोई समुद्र किनारे रह रहा है, कोई पहाड़ पर रह रहा है, कोई प्लेन में रह रहा है, ठीक है, कोई डिजर्ट में रह रहा है। तो दोनों टाइप का डाइवर्सिटी देखने को मिलता है इन लार्ज कंट्री। और इतने डाइवर्स कंट्री में 1 या फिर 2 या फिर 3 पार्टी सिर्फ ऑब्जॉर्व नहीं कर सकता है सारा चीज़, इसलिए इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि कौन सा पार्टी सिस्टम बेस्ट है, तो ये लिखना पड़ेगा कि पार्टी सिस्टम ऐसे डिसाइड होता है। ठीक है, इंडिया में क्यों मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो ये आंसर देना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक, नेशनल पार्टीज। अब ये क्या होता है देखिए, 2 तरीके के पॉलिटिकल पार्टी होते हैं। एक ऐसा पार्टी होता है जो कि सिर्फ फेडरल यूनिट्स जैसे कि सिर्फ स्टेट्स में प्रेजेंट होता है, कोई एक ही स्टेट में वो प्रेजेंट है। ठीक है, और कुछ ऐसे पार्टी होते हैं जो सेवरल या फिर सभी स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ऐसा पार्टी जो सिर्फ एक ही स्टेट में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं स्टेट पार्टी, और ऐसा पार्टी जो एक से ज़्यादा स्टेट या फिर सभी स्टेट में प्रेजेंट हो वैसे पार्टी को बोलते हैं नेशनल पार्टी। समझ गए अंतर? चलिए, नेशनल पार्टी के बारे में यहाँ पे 2-4 पॉइंट लिखा हुआ है कि देयर आर सम कंट्री वाइड पार्टी, जिसको नेशनल पार्टी कहते हैं। दीज पार्टीज हैव देयर यूनिट्स इन वेरियस स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स में इनका यूनिट होता है, ऑफिस होता है। बट बाई एंड लार्ज ऑल दीज यूनिट्स फॉलो द सेम पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड स्ट्रेटजी डेट इज डिसाइडेड एट द नेशनल लेवल। तो जो नेशनल पार्टी होता है वो पूरा इंडिया लेवल पे तो काम कर ही रहा है और इनका यूनिट स्टेट में भी होता है, तो पूरा इंडिया लेवल पे जो पॉलिसी, प्रोग्राम और स्ट्रेटजी बनता है वही पॉलिसी, प्रोग्राम और स्ट्रेटजी ये स्टेट वाले लेवल पे भी अपनाया जाता है। ठीक है, चलिए समझ के छोड़ दीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आगे मूव करते हैं। हर एक पार्टी को अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है इलेक्शन कमीशन में। ठीक है, यहाँ पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। और ये इलेक्शन कमीशन हर पार्टी को इक्वली ट्रीट तो करती है, लेकिन कुछ ऐसे पार्टी जो काफ़ी बड़े होते हैं और इस्टेब्लिश्ड पार्टी होते हैं उनको कुछ स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। कौन से स्पेशल फैसिलिटी? तो पहला स्पेशल फैसिलिटी हो गया ये कि उनको एक यूनिक सिंबल दिया जाता है। ठीक है, और उस सिंबल को सिर्फ उस पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये पहला फैसिलिटी हो गया। दूसरा फैसिलिटी, उनको ब्रॉडकास्टिंग राइट्स मिलता है, यानी वो ऑल इंडिया रेडियो या फिर दूरदर्शन का इस्तेमाल करके वो अपना कैंपेन कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, ये फैसिलिटी मिलता है। तीसरा, कुछ फंडिंग रिलेटेड एडवांटेजेस भी मिलता है। तो ये सभी एडवांटेजेस किसको मिलता है? बड़े और इस्टेब्लिश्ड पार्टी को। ठीक है, कौन देता है ये सब एडवांटेजेस? इलेक्शन कमीशन देता है। ठीक है, तो ऐसे पार्टीज जो काफ़ी बड़े होते हैं, इस्टेब्लिश्ड होते हैं, जिनको ये सब बेनिफिट मिला जो अभी हमने डिस्कस किया, वैसे पार्टी को रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज कहा जाता है। अब ये रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टी, एक हो जाएगा रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी। अब इसके लिए कंडीशन है, सिर्फ हम ये बोल दें कि ये बड़ा और इस्टेब्लिश्ड पार्टी है, इससे काम नहीं चलेगा। कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बनने के लिए। देखिए, अगर आपको रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टी बनना है तो क्या कंडीशन है कि उस पार्टी को कम से कम 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट, ये होना पड़ेगा, और प्लस एंड विन्स एटलीस्ट 2 सीट्स। ठीक है, मतलब स्टेट पार्टी का बात किया जा रहा है, तो ये किसी स्टेट के अंदर जितना भी जो भी इलेक्शन हुआ उस इलेक्शन में, उस एक इलेक्शन में जितने भी वोट पड़े उस टोटल वोट का कम से कम 6% वोट, मतलब अगर इस स्टेट में टोटल 1000 वोट डाले गए हैं, सभी लोगों ने मिलकर, 1000 लोग थे, 1000 लोगों ने वोट किए, ठीक है, तो उस 1000 में से 1000 का 6% कितना हो जाएगा? 60 वोट जो है उस पार्टी को मिलना चाहिए। इसके अलावा प्लस उस पार्टी को, वो पार्टी एटलीस्ट 2 सीट कम से कम जीते, यहाँ पे जितना भी लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट है उसका 2 सीट वहाँ पे वो जीते। तो अगर कोई भी पार्टी, स्टेट पार्टी, ये 2 कंडीशन फुलफिल करता है तो वो रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टी कहलाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि रिकॉग्नाइज्ड
स्टेट पार्टी बनने के लिए क्या क्या कंडीशन है। तो पहला 6% ऑफ टोटल वोट्स उसको मिलना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और कम से कम 2 सीट वो जीतना चाहिए, ठीक है। ये 2 कंडीशन फुलफिल होगा तो वो रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टी कहलाएगा, ठीक है। उसी तरीके से रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या कंडीशन है, तो देखिए जो लोकसभा इलेक्शन है, यानी जो पूरा कंट्री का जो इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन में टोटल वोट का कम से कम 6% वोट उसको मिलना चाहिए। और यहाँ पे देखिए और है, या फिर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये कर दीजिए कि असेंबली इलेक्शन में, मतलब वो चूँकि ये नेशनल पार्टी है तो एक से ज़्यादा स्टेट में प्रेजेंट होगा, तो बोला जा रहा है कि कम से कम 4 स्टेट में, 1 2 3 4, ये 4 स्टेट का जो इलेक्शन होता है उस इलेक्शन में टोटल वोट जितना भी पड़ा उसका 6% वोट इनको मिलना चाहिए, ठीक है। क्या तो पूरा कंट्री वाला जो इलेक्शन है, मतलब लोकसभा इलेक्शन, उसमें 6% वोट वो लेके आए, या फिर किसी 4 स्टेट के इलेक्शन में मिला के टोटल 6% लेके आए, ये होना चाहिए। एंड और इसके साथ साथ लोकसभा में, मतलब जो पूरा कंट्री का इलेक्शन है उसमें कम से कम 4 सीट वो जीता हुआ हो। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो वो रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी कहलाएगा। एक बार रिकैप करें फिर से, देखिए पहला कंडीशन है कि पूरे लोकसभा इलेक्शन है, पूरा कंट्री का इलेक्शन में क्या तो वो 6% वोट लेके आए, या फिर 4 स्टेट के इलेक्शन में वो 6% वोट के लेके आए, ठीक है। असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट, स्टेट वाले इलेक्शन को असेंबली इलेक्शन कहते हैं और पूरा कंट्री वाले इलेक्शन को लोकसभा इलेक्शन कहते हैं, ठीक है। एक कंडीशन तो ये हो गया, इसमें और है, क्या तो ये नहीं तो ये लेके आए, ठीक है। और दूसरा कंडीशन हो गया कि पूरा कंट्री वाला जो इलेक्शन है, यानी जो लोकसभा इलेक्शन है, उसमें वो 4 सीट जीत के रहे, ठीक है। इसमें क्या था, सिर्फ 2 सीट जीतने से काम चल रहा था, लेकिन नेशनल लेवल वाले पे कम से कम 4 सीट जीतना पड़ेगा, तब वो रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी कहलाएगा, ठीक है। तो इन कंडीशंस को फुलफिल करने वाले ऐसे टोटल 6 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी हैं हमारे कंट्री में, ठीक है। उन 6 पॉलिटिकल पार्टी को अब हम स्टडी करेंगे, समझे, एज ऑफ 2023। चलिए सबसे पहले पार्टी से स्टार्ट करते हैं, जो कि है सबसे पहला है आप, यानी आम आदमी पार्टी। याद यहाँ पे नोट कीजिएगा, अगर आपके पास पुराना बुक है तो यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस का जिक्र है। अभी ये नया बुक है, ये कौन सा एडिशन है, 2024-25, जो नया बुक अभी छपा हुआ है इस सेशन वाला, इसमें ये अपडेट हो गया है और यहाँ पे आम आदमी पार्टी का जिक्र है। तो अगर आपका बुक पुराना वाला है तो इस टॉपिक को आपको स्टडी करना है, ठीक है। आपके बारे में तृणमूल कांग्रेस जो आपके बुक में दिया है वो नहीं पढ़ना है, समझे। चलिए अब इसका कुछ फीचर्स एग्जाम में आता है डायरेक्ट। तो यहाँ पे जिस तरीके से लिखा हुआ है, याद करना समझना थोड़ा मुश्किल है, तो हम आपके लिए क्या किए हैं, इसके लिए एक पीपीटी बना लिए जिसमें पॉइंटर्स को हम अलग से मेंशन करके लिखे हुए हैं, वो आपको याद करना आसान पड़ेगा, समझना भी ईजी होगा। तो चलिए पीपीटी से पढ़ लेते हैं, बाकी हम यहाँ पर अंडरलाइन कर दिए, यही सारा चीज़ वो पीपीटी में भी मेंशन है, बस लिखने का तरीका थोड़ा अच्छे तरीके से, ताकि आपको अच्छे से याद हो पाए, इजीली याद हो पाए, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आम आदमी पार्टी से। इसका सिंबल भी ध्यान रखिएगा, ये झाड़ू है यहाँ पे, हो सकता है पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में ये सब आ जाए। इसका बारे में पहला पॉइंट है, ये पार्टी बना कब, तो 26 नवंबर 2012, याद रखिएगा। एग्जाम में कुछ ऐसा ये सब पॉइंट्स दे देंगे और बोलेंगे पार्टी आइडेंटिफाई करो, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, या फिर पार्टी दे देंगे और बोलेंगे कुछ फीचर्स लिखो, तो ये सब लिखना पड़ेगा आपको। 2012 में ये बना था, जब 2011 में एंटी करप्शन मूवमेंट चला था, ठीक है, तब उसके बाद ये आम आदमी पार्टी का फॉर्मेशन हुआ। इसका आइडियल्स है अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, क्लीन गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, ये सब इसका आइडियल्स हो गया। अचीवमेंट क्या है इस पार्टी का, तो बनते ही दिल्ली में ये पार्टी काफ़ी फेमस हो गया और यहाँ पे इसने इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ हाथ मिला के मतलब सरकार बनाया था। रिसेंटली बिकम अ पॉलिटिकल प्लेयर, अ की पॉलिटिकल प्लेयर इन गुजरात एज वेल, गुजरात में भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट पार्टी बन के ये सामने आया है। करेंटली अभी इसका पंजाब और दिल्ली में गवर्नमेंट है, और लोकसभा लास्ट जो 2019 में जो इलेक्शन हुआ था लोकसभा इलेक्शन, उसमें इसको 1 सीट मिला था, ठीक है। अब आपके मन में यहाँ पे डाउट आ सकता है कि इसको तो सिर्फ 1 ही सीट मिला लोकसभा इलेक्शन में, तो ये कैसे नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बन गया। तो हम बताए थे यहाँ पे 2 कंडीशन था, और करके क्राइटेरिया था कि 4 लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में उसको 6% वोट मिलना चाहिए, तो इन्होंने ये कंडीशन फुलफिल किया होगा तभी ये नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बने, ठीक है। चलिए दूसरा पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, शॉर्ट में BSP, इसका ये हाथी छाप है। ये बना कब था, 1984 में, और किसने इसका खोज किया था, कांसी राम ने। इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा, इसका फाउंडर का नाम पूछते हैं, कांसी राम, ठीक है। आइडियल्स क्या है, तो एडवोकेट्स यानी प्रोमोट्स फॉर द
बहुजन समाज यानी मेजोरिटी, बहुजन मतलब मेजोरिटी सोसाइटी को ये इसके फेवर में काम करते हैं। अब इसमें कौन कौन लोग आते हैं देखिए, जो दलित्स हो गए, आदिवासी, ओबीसी, माइनॉरिटी, इनके फेवर में ये लोग काम करते हैं, ठीक है। और ये इंस्पायर्ड है बाई भीमराव अंबेडकर, फुले, परियर, ऐसे महान लोगों से ये पार्टी इंस्पायर है। फोकस इनका होता है वेलफेयर एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ दलित्स एंड ऑपरेस्ड कम्युनिटी, इनका वेलफेयर हो पाए, ये इनका फोकस है। बेस कहाँ पे इस पार्टी का, तो मेन पार्टी है ये उत्तर प्रदेश का, और ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, आसपास के स्टेट्स में भी प्रेजेंट है। लोकसभा इलेक्शन में इसको 10 सीट मिला था, लास्ट 2019 लोकसभा इलेक्शन में इसको 10 सीट मिले थे, ठीक है। इतना पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अगला पार्टी है नंबर 3, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, सिंबल तो याद ही होगा आपको। फाउंडेड कब बना था ये, तो 1980 में। हुआ क्या था कि पहले एक पार्टी हुआ करता था जिसका नाम था भारतीय जनसंघ, जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने फॉर्म किया था 1951 में। फिर इसी पार्टी को वापस रिवाइव किया गया 1980 में और नाम रख दिया गया भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। आइडियल्स इसका क्या है, तो स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया इनका मेन मोटिव है, ऐसा इंडिया बनाना, एक मजबूत इंडिया बने, मॉडर्न इंडिया बने। रूटेड इन इंडियन कल्चर पे फोकस करते हुए। एडहेयर्स टू द आइडिया ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म, हिंदुत्व पे ये फोकस करते हैं, मतलब ऐसा कंट्री जिसका मेन रिलीजन हिंदू रहे, इस पे इनका फोकस रहता है। कॉन्सेप्ट्स लाइक इंटीग्रल ह्यूमनिज्म और अंत्योदया, ये इन पे लोग फोकस करते हैं। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है, फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि ह्यूमन को, समाज को, ये सबको अपलिफ्ट करते हैं, ठीक है। और अंत्योदया यानी अपलिफ्टमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड मतलब वो सेक्शन सोसाइटी में जो कमज़ोर है, जैसे कि वुमेन हो गए, बच्चे हो गए, इनको बढ़ावा मिले, तो इन सब पे इनका फोकस होता है। पॉलिसी क्या है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हिंदुत्व बोले तो ऐसा नहीं है कि ये चाहते हैं कि इंडिया क्या बन जाए, मतलब सब सारे लोग हिंदू रिलीजन को फॉलो करें, इसका अलग अलग लोगों का अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, बस ये इस पर फोकस है इनका, बस, ठीक है। चलिए, पॉलिसी क्या है, एडवोकेट्स फॉर द कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये इनका मोटिव है कि जम्मू कश्मीर को पूरा इंडिया के साथ जोड़ा जाए। कंट्री में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए, ठीक है, सबके लिए सेम लॉ। बैन ऑन रिलीजियस कन्वर्जन, अगर ज़बरदस्ती कहीं कन्वर्जन हो रहा है एक धर्म से दूसरे धर्म में तो उसको बैन किया जाए, ये इनका पॉलिसीज़ का फोकस है। रिच कहाँ पे ये पार्टी मेन है, तो पहले इनिशियली ये पार्टी नॉर्दर्न इंडिया और अर्बन एरिया में काफ़ी फेमस थे, लिमिटेड, मतलब यहीं पे ये लोग, इनका मेन काम था। फिर धीरे धीरे इनका जो प्रचार है वो रूरल एरिया में, साउदर्न और ईस्टर्न इंडिया में फैला। गवर्नमेंट फॉर्म्ड, तो जो एनडीए अलायंस है, अलायंस याद है ना, अभी बताए थे, अलायंस या फिर फ्रंट, जब एक पार्टी अकेले नहीं जीत पाता है तो कुछ पार्टी साथ में मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं, तो ये कुछ पार्टी का जो ग्रुप है इसी को तो अलायंस कहते हैं। तो एक ग्रुप है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसको ही लीड करता है ये बीजेपी, ठीक है, इसमें बीजेपी इसका मेंबर है, मेन पार्टी है। एंड करेंटली होल्ड्स पावर एट द सेंटर विथ 303 सीट इन 2019 लोकसभा इलेक्शन। जो 2019 में जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था उसमें इसको 303 सीट मिले थे, बहुत ज़्यादा था, समझे। तो इतना पॉइंट आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। चौथा, CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, ये इनका ये है, सिकल और हथौड़ा और यहाँ पे स्टार है। फाउंडेड 1964 में इनका फॉर्मेशन हुआ था। आइडियल्स है मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, और अपोज करते हैं ये लोग इंपीरियलिज्म को और कम्युनलिज्म को। इसमें से कुछ कुछ शब्द आपको मालूम होगा, जैसे कि डेमोक्रेसी तो आपको मालूम है, सेक्युलरिज्म भी हमने पढ़ लिया था जैसे जेंडर, रिलीजन, कास्ट वाले चैप्टर में, ठीक है। और कम्युनलिज्म भी हमने पढ़ लिया था जेंडर, रिलीजन, कास्ट वाले चैप्टर में। तो इसको ये अपोज करते हैं कम्युनलिज्म को। इंपीरियलिज्म मतलब कोई कंट्री दूसरे कंट्री को गुलाम बनाए, तो इसके वो सख्त खिलाफ है। और सपोर्ट करते हैं सोशलिज्म को, मतलब ऐसा कंट्री रहना चाहिए मतलब जिसमें सारा चीज़ गवर्नमेंट कंट्रोल करके रखे। फिर सेक्युलरिज्म मतलब कोई एक रिलीजन को ज़्यादा फेवर ना किया जाए। और फिर डेमोक्रेसी तो मालूम ही है। और फिर मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, अब ये क्या है उतना डिटेल में नहीं जाते हैं अभी के लिए, सिर्फ आप इसको याद कर लीजिए क्योंकि नाम में भी मार्क्स है, तो ये मार्क्सिज्म लेनिनिज्म को फॉलो करता है, ठीक है। चलिए, सपोर्ट बेस कहाँ पे ये मेनली प्रेजेंट है, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसको मिलता है वेस्ट बंगाल, केरला, त्रिपुरा, इन सब स्टेट्स में, खासकर से गरीब लोगों में, फैक्ट्री वर्कर्स, फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबर जो वर्किंग क्लास है उनमें,
और इंटेलिजेंसिया, मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग इसको काफ़ी सपोर्ट करते हैं। पॉलिसीज़, ये है क्रिटिकल ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन आपको डिटेल में समझा चुके हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 में, याद है आपको? मतलब जो भी हम ट्रेड, जो भी बैरियर था फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेके, फॉरेन ट्रेड को लेके, वो सबको रिमूव करना, उसी को तो लिबरलाइजेशन कहा गया था। तो ये जो पार्टी है ये इसको फेवर नहीं करते हैं, ये चाहते हैं कि लिबरलाइजेशन ना आए, मतलब कंट्री में ट्रेड बैरियर्स रहने चाहिए, बाहर से विदेशी सामान नहीं आना चाहिए। तो इनका ये पॉलिसी है, ठीक है। गवर्नमेंट तो रूल्ड वेस्ट बंगाल कंटिन्यूसली फॉर 34 ईयर्स, लगातार 34 साल तक इन्होंने वेस्ट बंगाल पे गवर्नमेंट बनाया था। काफ़ी बड़ा बात है ये। जो 2019 का लोकसभा इलेक्शन हुआ था उसमें इनको 3 सीट मिला था। चलिए 5th पार्टी पे आ जाइए, कांग्रेस। फुल नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC, ये हाथ छाप। फाउंड हुआ था 1885 में, ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है पूरा वर्ल्ड में, ठीक है। आइडियल्स इसका है सेंट्रिस्ट, यानी मतलब ना ही ये ज़्यादा राइट की तरफ जाते हैं ना ही ज़्यादा लेफ्ट की तरफ। राइट की तरफ जाना मतलब प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा फेवर करना, और लेफ्ट की तरफ जाना मतलब गवर्नमेंट का रूल ज़्यादा, गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शन कंट्रोल ज़्यादा रखना, ठीक है। तो ये सेंट्रिस्ट अप्रोच लेके चलते हैं, बैलेंस। गवर्नमेंट ज़्यादा भी इंटरफेयर नहीं करेगा और बहुत कम भी इंटरफेयर नहीं करेगा। सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करते हैं, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटी, ये इनका मोटिव रहता है। रोल इन हिस्ट्री, तो इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में इनका की रोल था, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी जो गवर्नमेंट बने उसमें ये मेन पार्टी थी, स्पेशली अंडर जवाहरलाल नेहरू। पॉलिसीज इनका है इम्ब्रेसेस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स विद अ फोकस ऑन सोशल वेलफेयर। जो 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया था जिसमें से एक लिबरलाइजेशन भी था, उनको ये लोग इम्प्रेस यानी अपनाते हैं, लेकिन इनका फोकस है सोशल वेलफेयर। बोले कि हम लिबरलाइजेशन करेंगे लेकिन समाज का भला होना चाहिए, ठीक है। सपोर्ट्स द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जो 1991 में रिफॉर्म्स आया था उसको ये लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन बोलते भी थे ह्यूमन फेस, लोगों का भला होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद सरकार कब कब बनाया है इन्होंने, तो 2004 से लेकर 2019 तक इन्होंने UPA जो अलायंस है उसको लीड किया था। ये याद रखिएगा। बीजेपी का कौन सा अलायंस था, अभी हमने पढ़ा नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA बीजेपी का, और कांग्रेस का कौन सा अलायंस है, तो UPA यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ये याद रखिएगा। लोकसभा इलेक्शन में इन्हें 2019 का जो लोकसभा इलेक्शन था उसमें 52 सीट्स मिला, ठीक है। 5वां हो गया। लास्ट 6th पार्टी है नेशनल पीपल्स पार्टी, NPP। इसको जुलाई 2013 में ये पार्टी बना था, इसको बनाया था PA संगमा ने, नाम याद रखिएगा। ये पहला पॉलिटिकल पार्टी है फ्रॉम नॉर्थ, NORTH, फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया से पहला ऐसा पार्टी है जिसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिला। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। आइडियल्स इनका है, ये रीजनल डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करते हैं, बोलते हैं कि पूरा कंट्री बराबर नहीं है, किसी एरिया में एडवांटेज है, किसी एरिया में डिसएडवांटेज है। ये नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे तो पहाड़ी एरिया है। एड्रेसिंग यूनिक डेवलपमेंटल चैलेंजेस इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ये इसको एड्रेस करते हैं कि जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है ये बाकी कंट्री का पार्ट जैसा नहीं है, दिल्ली मुंबई ऐसा शहर नहीं है यहाँ पे, ये पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे अलग फोकस चाहिए। द पार्टीज़ का मेन फिलोसॉफी है एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एम्पावरमेंट। आप इनका सिंबल से ही पहचान सकते हैं, क और A लिखा हुआ है, मतलब ये लोग एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस देते हैं। गवर्नमेंट कहाँ पे इनका बना है, तो मेघालय स्टेट में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में इनका एक गवर्नमेंट बना है। फिर हैज़ अ ग्रोइंग प्रेजेंस अक्रॉस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। इन सब जो बाकी स्टेट्स है वहाँ पे इनका मतलब दबदबा बढ़ते जा रहा है। और 2019 के इलेक्शन में इन्हें 1 सीट मिला था लोकसभा इलेक्शन में। बस इतना पॉइंट आप याद रखिएगा इन सब के बारे में, आपके लिए अच्छा रहेगा। ये PPT डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, मतलब PDF के फॉर्म में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप इस मोबाइल से ही स्क्रीनशॉट लेके भी आप स्टडी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं स्टेट पार्टीज पे। लिखा है कि अदर देन दिस 7 पार्टी, ऊपर हमने 7 पार्टी तो नहीं पढ़ा, 6 पार्टी पढ़ा था, प्रिंटिंग मिस्टेक है। अदर देन दिस 6 पार्टीज, मोस्ट ऑफ द मेजर पार्टी जो है कंट्री के, उसको इलेक्शन कमीशन ने घोषित कर दिया कि वो क्या है, स्टेट पार्टी है। दीज आर कॉमनली रेफर टू एज रीजनल पार्टी, इसको रीजनल पार्टी भी बोलते हैं, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि येट दीज पार्टीज नीड नॉट बी रीजनल इन देयर आइडियोलॉजी और आउटलुक। सम ऑफ दीज पार्टीज आर ऑल इंडिया पार्टीज दैट हैपन टू हैव सक्सीडेड ओनली इन सम स्टेट। बोल रहे कि भले ही इसका नाम स्टेट पार्टी या फिर रीजनल पार्टी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका आउटलुक सिर्फ एक स्टेट के बारे में ही ये सोचते हैं।
बोल सकते हैं, बोला जा रहा है कि ये पार्टी ऑल इंडिया पार्टी भी हो सकते हैं, ठीक है। बस अंतर ये है कि ये इंडिया के बारे में सोचते तो है, लेकिन इनको सक्सेस जो है वो सिर्फ कुछ ही स्टेट में मिला है, इसलिए इनको स्टेट पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। जैसे कि कुछ पार्टी का यहाँ पे नाम है समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, ये नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी है। कुछ इनका यूनिट जो है कुछ स्टेट में प्रेजेंट है, लेकिन इनको सक्सेस जैसे कि यूपी स्टेट में ही मिला, इसको आरजेडी को सक्सेस बिहार में ही मिला है, इसलिए इसको स्टेट पार्टी कहा गया है। फिर कुछ पार्टी ऐसे भी हैं जैसे कि बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट और तेलंगाना राष्ट्र समिति। ये सब ऐसे स्टेट पार्टी है जिनका फोकस सिर्फ एक ही स्टेट में होता है। अंतर समझिएगा, ये सब कुछ ऐसे पार्टी का नाम दिया हुआ था जो एक से ज़्यादा स्टेट में प्रेजेंट है, लेकिन इनको सक्सेस सिर्फ एक ही स्टेट में मिला है, ठीक है। और ये सब कुछ ऐसे पार्टी है जो एक ही स्टेट में अपना सारा फोकस रखे हुए है। तो ये दोनों में डिफरेंस मतलब समझ के रखिए। बस इतना ही था यहाँ पे काम का बात। और आगे देखा है कि पिछले 3 डिकेड्स में, पिछले 30 सालों में ये स्टेट पार्टीज़ का जो नंबर है और स्ट्रेंथ है वो बढ़ता ही जा रहा है, एक्सपेंड करते जा रहा है। इससे हमारा जो पार्लियामेंट है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो रहा है, मतलब अलग अलग पार्टी के लोग आ रहे हैं पार्लियामेंट में। कोई एक पार्टी ऐसा नहीं है जो क्लियर मेजोरिटी के साथ जीत जाए। 2014 से पहले तक सब 2-3 पार्टी का सहारा लेके सरकार बनाते थे। तो एज ए रिजल्ट द नेशनल पार्टीज आर कंपेल्ड टू फॉर्म अलायंस विद स्टेट पार्टी। नेशनल पार्टी को ज़बरदस्ती स्टेट पार्टी के साथ अलायंस बना के आना पड़ता था गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, क्योंकि एक को ज़्यादा वोट मिल ही नहीं रहा है। तो इससे एडवांटेज भी है कि इससे कंट्री में फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी को मजबूती मिला है, ठीक है। बस ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट कर दिए ताकि असर्शन रीजन में यूज़ हो तो आपको पता रहे, समझ के छोड़ दीजिए, कुछ याद नहीं करना था। यहाँ पे स्टेट पार्टी के बारे में इतना ही ध्यान रखिए। यहाँ पे ये सब पार्टी का नाम याद रखिएगा, आ सकता है छोटे क्वेश्चंस में। बस यहाँ पे ये मैप देख के बताया हुआ है कि कौन से स्टेट में कौन सा पार्टी प्रेजेंट है, तो इतना तो नहीं याद करना है, आगे मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ किन किन प्रॉब्लम्स या फिर किन किन चैलेंजेस को फेस करती है। तो इस टॉपिक में टोटल 4 चैलेंजेस बताए गए हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ फेस करती हैं। चलिए एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला चैलेंज है ये, द फर्स्ट चैलेंज इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टी। अभी तक हम डेमोक्रेसी का बात कर रहे हैं पूरा कंट्री लेवल पे। अब एक पार्टी लेवल पे अगर बात करें किसी एक पार्टी के अंदर, उसमें ही डेमोक्रेसी नहीं है सही तरीके से। कैसे नहीं है देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि अगर कंट्री लेवल पे बात कर रहे हैं कि जितने भी लोग हैं सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सभी लोग चुन के भेजे अपने लीडर्स को, ठीक है। ये होता है पूरा कंट्री लेवल पे। और अगर पार्टी लेवल पर डेमोक्रेसी का बात कर रहे हैं, मतलब पार्टी में जितने भी मेंबर्स है सबका एक वॉइस हो, सबका एक से हो कि पार्टी कौन सा डिसीजन लेगा और कौन सा नहीं लेगा। तो ये चीज़ नहीं देखने को मिलता है पार्टी में। देखिए लिखा है कि ज़्यादातर पार्टीज़ में ये देखने को मिलता है कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर हो गया है इन वन और फ्यू लीडर्स एट द टॉप। ऊपर के कुछ लीडर्स या फिर कुछ एक लीडर में ही सारा पावर आ चुका है, ठीक है। पार्टीज डू नॉट मेंटेन मेंबरशिप रजिस्टर, ये नहीं है। फिर डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स, टाइम पे मीटिंग नहीं होता है कि पार्टी कौन सा डिसीजन ले रहा है, आगे क्या काम करने वाला है। डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शंस, पार्टी के अंदर जो इलेक्शन होता है, पार्टी के अंदर भी तो पोस्ट होता है ना, चेयरमैन फिर वाइस चेयरमैन, ऐसा पोस्ट होता है। तो उस पोस्ट के लिए भी चुनाव नहीं होता है ठीक से, समझे। तो इस तरीके का डेमोक्रेसी नहीं है पार्टी के अंदर। जो पार्टी के ऑर्डिनरी मेंबर्स है, आम मेंबर्स, उनको सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं होता है कि पार्टी में चल क्या रहा है। इनके पास ना कोई तरीका है ना कोई जरिया है जिससे कि ये कोई भी डिसीजन में अपना कोई योगदान दे पाए, ठीक है। तो इन सब इंटरनल डेमोक्रेसी के कमी के कारण क्या होता है कि जो टॉप के लीडर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा पैरामाउंट पावर देखने को मिलता है। और ऐसा कोई इंसान है, ऐसा कोई मेंबर है जो उस टॉप लीडर के डिसीजन से एग्री नहीं करता है, तो उस इंसान के लिए उस पार्टी में बने रहना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप डिफर करेंगे उसके ओपिनियन से, आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पे लॉयल्टी टू पार्टी से ज़्यादा पर्सनल लॉयल्टी पे ज़्यादा फोकस बन जाता है, जो कि काफ़ी बुरा होता है, ठीक है। आप पार्टी के प्रिंसिपल को ना फॉलो करके एक इंसान को खुश करने में लग जाते हैं कि जो टॉप लीडर है वो जो बोल रहा है वही सही है। तो ये ऐसा जब होगा तो गलत हो जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम है जो कि पहले से रिलेटेड है, पहले वाले प्रॉब्लम से, वो है डायनेस्टिक सक्सेशन। मतलब देखिए लाइन बाय लाइन समझते हैं। सिंस मोस्ट पॉलिटिकल पार्टी डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स फॉर देयर फंक्शनिंग,
देयर आर अ वेरी फ्यू वेज फॉर एन ऑर्डिनरी वर्कर टू राइज टू द टॉप इन द पार्टी। ये पार्टी में सही तरीके से क्या काम चल रहा है नहीं चल रहा है इसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। एक ऑर्डिनरी वर्कर के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि वो उस पार्टी का टॉप पोजीशन में पहुंच पाए, ठीक है। और उस पार्टी में जो टॉप पोजीशन में होते हैं, वो जो लीडर्स होते हैं, उनके पास इतना पावर होता है कि ये सिर्फ क्या करते हैं, क्या तो अपने जान पहचान के लोगों को फेवर करते हैं, पीपल क्लोज टू देम, या फिर अपने फैमिली मेम्बर को ही फेवर करते हैं टॉप पोजीशन में बने रहने के लिए। तो ऐसा होना तो काफ़ी गलत हो जाएगा, काफ़ी अनफेयर होगा ये पार्टी के बाकी मेंबर्स के लिए, ऑर्डिनरी मेंबर्स के लिए, और ये पूरा कंट्री के लिए यानी डेमोक्रेसी के लिए भी हानिकारक है। क्योंकि हो क्या रहा है कि जो टॉप लीडर है वही किसी एक नया इंसान को उठा के टॉप पोजीशन में डाल दे रहा है, भले ही इस इंसान का ना कोई एक्सपीरियंस हो ना कोई पॉपुलर सपोर्ट हो, इस इंसान का चेहरा लोग जानते भी नहीं है और अचानक से ये इलेक्शन में खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा डेमोक्रेसी के लिए भी हानिकारक है और बाकी पार्टी के मेंबर्स के लिए भी ये काफ़ी अनफेयर है क्योंकि इनको मौका ना मिल के कोई बाहर से कोई पावरफुल आदमी को या फिर फैमिली मेम्बर को उठा के टॉप पोजीशन में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये दूसरा चैलेंज हो गया डायनेस्टिक सक्सेशन, मतलब एक ही परिवार के लोग बार बार टॉप पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं और बाकी के मेंबर्स लोग ऐसे ही बस नीचे में काम किए जा रहे हैं, फालतू काम, ठीक है। ये दूसरा चैलेंज था। तीसरा चैलेंज है ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पार्टीज। पार्टी में, पॉलिटिकल पार्टीज में पैसे का और मसल पावर का बहुत ज़्यादा रोल देखने को मिल रहा है। देखिए, पार्टी का मेन काम क्या है, इलेक्शन लड़ना, और इनका मेन उद्देश्य होता है इलेक्शन कैसे भी जीता जाए। और इस इलेक्शन को जीतने के लिए वो कभी कभी क्या करते हैं, शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं। वो ऐसे पर्सन को नॉमिनेट करते हैं इलेक्शन में खड़ा होने के लिए जिसके पास या फिर या तो बहुत सारा पैसा हो या फिर उसके पास ये पोटेंशियल हो कि वो बहुत सारा पैसा उठा सकता है, ठीक है। कई बार रिच पीपल एंड कंपनी काफ़ी सारे फंड देते हैं इन पार्टीज़ को, पॉलिटिकल पार्टी को, और जब ये पैसा देंगे तो इनके पास एक बोलने का मौका मिल जाएगा कि हम आपको इतना पैसा दिए हैं, आप मेरे फेवर में कुछ पॉलिसीज़ और डिसीजन लाएंगे, ठीक है। ऐसा होता भी है। फिर इन सम केसेस पार्टी क्या करती है, क्रिमिनल्स को भी सपोर्ट करती है क्योंकि ये लोग इलेक्शन जीतने का दम रखते हैं, डरा के धमका के, ठीक है। तो ये एक चैलेंज है, तीसरा चैलेंज। अब आ जाइए चौथे चैलेंज पे, जो कि है लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। वेरी ऑफन पार्टीज डू नॉट सीम टू ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर। अब ये क्या होता है मीनिंगफुल चॉइस, देखिए कई बार हम आम आदमी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको वोट दे। जो एक पार्टी जो ये पॉलिसी लाने वाला है वही दूसरा पार्टी की लगभग सेम ही पॉलिसीज और प्रोग्राम्स लाने वाले हैं, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको वोट दे, तो दोनों तो बराबर ही दिख रहा है लगभग। तो ये एक चैलेंज है जो कि पार्टी फेस कर रहे हैं। कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है दोनों का पॉलिसीज में, ठीक है। इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज़ बीन अ डिक्लाइन इन द आइडियोलॉजिकल डिफरेंस अमंग पार्टीज, ठीक है। जो सोच का डिफरेंस है वो बहुत ही कम हो गया है। सभी पार्टी लगभग हर अच्छे चीज़ को सपोर्ट करने लग गए हैं। फॉर एग्जाम्पल द डिफरेंस बिटवीन लेबर पार्टी एंड द कंजर्वेटिव पार्टी, ब्रिटेन में इन दोनों के बीच में डिफरेंस काफ़ी कम हो चुका है। जो मेन मुद्दा है उस पर दोनों लगभग एग्री ही करते हैं। डिफरेंस बस इस बात पे आता है कि पॉलिसी को कैसे फ्रेम करना है और कैसे इम्प्लीमेंट करना है। जो मेन मुद्दा है दोनों का सेम ही है, ठीक है। मतलब जो मेन उद्देश्य है वो सेम ही रहता है। हमारे कंट्री में भी, इंडिया में भी जो मेजर पार्टीज है उनमें डिफरेंसेस काफ़ी कम हो गया है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को लेके, समझ रहे। और वैसे लोग जो चाहते हैं कि कोई ऐसा पार्टी कुछ ऐसा मुद्दा लेके आए, अलग पॉलिसीज़ लेके आए जिसको हम वोट करें, उनके पास ज़्यादा ऑप्शन रहा नहीं है। और यहाँ तक कि कभी कभी क्या होता है कि समटाइम्स पीपल कैन नॉट इवन इलेक्ट वेरी डिफरेंट लीडर्स ईदर। अलग अलग लीडर को भी इलेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि वही सेम सेट ऑफ लीडर्स एक पार्टी से दूसरे पार्टी में शिफ्ट होते रहते हैं। तो ज़्यादा डिफरेंस मिलता नहीं है कि मान लीजिए आप ये वोटर है, आप सोचे कि नहीं इसको वोट नहीं देंगे, इस पार्टी का आइडियोलॉजी अलग है, आप इसको वोट देंगे। पता चला जब इसको वोट देने गए तो यही इंसान यहाँ पे आके खड़ा हो गया है, ठीक है। तो लीडर भी अलग अलग नहीं होते हैं, सब एक ही लीडर अलग अलग पार्टी में शिफ्ट करते रह जाते हैं। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये टोटल 4 चैलेंजेस है जो कि इस टॉपिक में डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चंस कैसा आएगा, क्वेश्चंस पे आने से पहले आप ये कार्टून देख लीजिए। पहले इस कार्टून में दिखाया हुआ है कि दिस कार्टून वॉज ड्रॉन ड्यूरिंग द प्रेसिडेंसी ऑफ जॉर्ज बुश ऑफ द रिपब्लिकन पार्टी इन द यूएसए। उस समय में ये कार्टून बनाया गया था। द पार्टी सिंबल इज एलिफेंट, यहाँ पे दिख रहा है पार्टी का सिंबल है एलिफेंट, यहाँ पे भी एलिफेंट दिख रहा है बहुत सारा, ठीक है। द कार्टून सीम्स टू सजेस्ट दैट द कॉर्पोरेट अमेरिका, मतलब अमेरिका के जो बड़े बड़े कंपनीज है
जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, MNCs, ये कंट्रोल कर रहे हैं ऑल मेजर इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री। एक बार ध्यान से देखें, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कॉरपोरेट अमेरिका का झंडा है, ये पूरा एलिफेंट है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, सीनेट और हाउस और जो भी प्रेसिडेंसी है, ये सभी चीज़ लगभग क्या कर रहा है, कॉरपोरेट अमेरिका कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि कैसे बड़ा बड़ा कंपनी जो ज़्यादा पैसा दिए होंगे इस पार्टी को, वो अपना कैसे अपना डिसीजन इस सरकार से बनवा ले रहे हैं। ठीक है, तो ये कार्टून में कौन सा चैलेंज डिस्कस किया हुआ है बता सकते हैं आप? तो इसमें ये बताया हुआ है कि कैसे रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर देखने को मिला है पार्टीज में। ठीक है, ये पार्टी जरूर इस बड़े बड़े कॉरपोरेशन से पैसा लिया होगा और पैसा लिया इसलिए इसको सलामी ठोक रहा है यहाँ पे। ठीक है, जो आप ये कंपनीज बोलेंगे वही ये गवर्नमेंट वैसा पॉलिसी बना के देगी। फिर आगे यहाँ पे एक और कार्टून है, ये वाला। यहाँ पे एक कैंडिडेट है जो कि इतने रुपए दे रहा है, लिखा है कि यू ऑलरेडी हैव सो मच मनी, वाई डू यू वांट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। इतने पैसे वाले लोग भी इलेक्शन में खड़े उतर रहे हैं, तो क्यों, इतना ऑलरेडी पैसा तो ऑलरेडी है। तो यहाँ पे बता सकते हैं कौन सा चैलेंज डिस्कस किया हुआ है। तो ये भी वही है, रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। पार्टी वालों ने इनको ज़बरदस्ती खड़ा करा दिया क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। ठीक है, तो एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि आपको एक कार्टून दे देंगे और बोलेंगे कि पहचानो कौन सा चैलेंज ये रिप्रेजेंट कर रहा है, उस चैलेंज को इलेबोरेट करो। ठीक है, तो आपको चैलेंज का नाम और उसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखना पड़ेगा। हाईलाइट कर दिए हैं, उसके बेसिस पे आप सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। और एक डायरेक्ट क्वेश्चन तो ऐसे बनेगा कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं 4 मार्क्स का, तो आपको जो हाईलाइट किए उतना भी लिख सकते हैं। या फिर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि ये चैलेंज को लिख देंगे और बोलेंगे इसको एलैबोरेट कीजिए, तो इसके बारे में कुछ लाइन आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसी तरीके से क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। चलिए आ जाते हैं, हमने प्रॉब्लम्स तो देख लिया, आप देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड। अब ये थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे एक सवाल है कि आर पॉलिटिकल पार्टीज विलिंग टू रिफॉर्म। पॉलिटिकल पार्टीज चेंज होना चाहती हैं कि नहीं। अगर वो चेंज होना चाहती है तो इतने दिन से वो चेंज हुई क्यों नहीं, और अगर चेंज नहीं होना चाहती है तो क्या हम इनको फोर्स कर सकते हैं चेंज होने के लिए। ये सब सोचने वाला बात है। ये कोई सिंपल क्वेश्चन नहीं है आंसर करने का। ठीक है, क्योंकि जो भी चेंज होगा वो तो इन्हीं पे इम्प्लीमेंट होगा ना। चेंज करने वाले भी यही लोग हैं, और मतलब ये तो वही हो गया कि खुद का बेनिफिट कोई थोड़ी रिड्यूस करना चाहेगा, ऐसा कुछ बात है। लेकिन फिर भी इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए कुछ रिफॉर्म यानी कुछ चेंज लाने के लिए कुछ एफर्ट्स लाए गए, कुछ एफर्ट्स मारे गए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 चीज़ देखेंगे, क्या क्या चेंजेस लाए गए, क्या क्या एफर्ट्स लगाए गए हैं इसको रिफॉर्म करने के लिए, और दूसरा कुछ सजेशंस भी देखेंगे कि कैसे और चेंज लाया जा सकता है। ठीक है, टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टी एंड इट्स लीडर। पहले देखते हैं एफर्ट्स जो कि ऑलरेडी लिया जा चुका है। पहला, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड MLAs एंड MPs फ्रॉम चेंजिंग पार्टी। कॉन्स्टिट्यूशन में एक चेंज किया गया। ठीक है, उसमें यह बोला गया है कि कोई भी MLA और MP, इलेक्टेड MLA और MP अपना पार्टी चेंज नहीं कर सकता। एक बार इलेक्शन जीत गया, जिस पार्टी से वो इलेक्शन जीता है वो उसी पार्टी में रहेगा, पार्टी चेंज नहीं करेगा। पार्टी चेंज करने को क्या बोलते हैं, डिफेक्शन बोलते हैं। डिफेक्शन क्या होता है, चेंजिंग पार्टी एलिगेंस फ्रॉम द पार्टी ऑन विच अ पर्सन गॉट इलेक्टेड टू अ डिफरेंट पार्टी। जिस पार्टी से जीता उस पार्टी से छोड़ के दूसरे पार्टी में इंसान चले जाता है। क्यों जाता है, क्या तो मिनिस्टर बनने के लिए, हो सकता है ये दूसरा पार्टी ने ऑफर किया होगा कि तुम मेरे पार्टी में आ जाओ, मेरे पार्टी से जुड़ जाओ, हम तुमको ये मिनिस्टर बना देंगे। ठीक है, या फिर फॉर कैश रिवॉर्ड, कैश के लिए भी ये पार्टी ने बोला होगा कि तुम मेरे पार्टी में आ जाओ उस इंसान को और हम तुम्हें इतना रुपया देंगे। तो ये 2 बेनिफिट के कारण अक्सर जो कैंडिडेट है वो पार्टी चेंज करते थे, तो अब इसको बंद कर दिया गया। ठीक है, तो ये वर्ड याद रखिएगा, डिफेक्शन कई बार एग्जाम में आता है। पार्टी चेंज करने को बोलते हैं डिफेक्शन। नाउ द लॉ सेज डैट, अब बोला गया है लॉ में कि अगर कोई MLA या फिर MP पार्टी चेंज करता है तो वो अपना सीट खो देगा। ठीक है, दोबारा से इलेक्शन लड़के आना पड़ेगा। तो इस लॉ से फ़ायदा ये हुआ है कि डिफेक्शन तो कम हो गया है, पार्टी चेंज करने का जो प्रवृत्ति है लोगों में वो चेंज हो गया है। लेकिन इससे एक डिसएडवांटेज भी हुआ है। वो डिसएडवांटेज ये है कि अब पार्टी में किसी भी तरह का डिसेंट, मतलब ऑपोजिट ओपिनियन लाना बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब तो आपको एक ही पार्टी में रहना पड़ेगा। अगर आपका ओपिनियन डिफर करता है मेन जो लीडर है उनसे, तो आपके पास मजबूरी है कि आपको इसी पार्टी में रहना पड़ेगा। आप इस पार्टी को छोड़ेंगे अगर तो आप अपना सीट भी खो देंगे। ठीक है, तो ये एक ड्रॉबैक आ चुका है। चलिए, ये हो गया पहला एफर्ट। दूसरा एफर्ट है ये, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया जिससे कि इलेक्शंस में मनी और क्रिमिनल्स का रोल कम जाए। क्या ऑर्डर था,
अब यह मैंडेटरी कर दिया गया, मैंडेटरी, ठीक है, फॉर एवरी कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शन टू फाइल एन एफिडेविट गिविंग डिटेल्स ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट हिम। कोई भी कैंडिडेट अगर इलेक्शन में खड़ा होता है तो खड़ा होने से पहले उसको एक एफिडेविट देना पड़ेगा। एफिडेविट मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें वो बताएगा कि मेरे नाम पे इतना इतना प्रॉपर्टी है, मेरे नाम पे अगर कोई केस है तो वो भी लिखेगा और नीचे अपना साइन कर देगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एफिडेविट। हर वो कैंडिडेट वो एफिडेविट देगा। इससे होगा क्या कि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि ये कैंडिडेट का ये बैकग्राउंड है, इतना पैसा वाला है, इतना क्रिमिनल केस पेंडिंग है, तो लोग सोच समझ के वोट करेंगे, ठीक है। तो ये तो अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने प्रावधान लाया, लेकिन ये सिर्फ नाम का रह गया है, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि इस एफिडेविट में गलत सलत भर देते हैं। वो क्या लिख रहा है क्या नहीं, कितना सही है कितना गलत, इसको वेरीफाई करना बहुत मुश्किल है। देयर इज नो सिस्टम टू चेक इफ द इंफॉर्मेशन इज ट्रू, ठीक है। तो ये है, चलिए ये पहला, दूसरा एफर्ट हो गया। तीसरा एफर्ट ये है ये कि इलेक्शन कमीशन ने भी एक ऑर्डर पास किया। ये ऑर्डर किसने पास किया था? सुप्रीम कोर्ट ने। उससे पहले वाला जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया था। ये सुप्रीम कोर्ट, अब ये है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पास किया जिसमें मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन एंड फाइल एन इनकम टैक्स रिटर्न। ये दो चीज़ कंपलसरी कर दिया गया कि आप क्या करो, अपने अंदर इलेक्शन करवाओ, कि कोई भी ऑर्डिनरी मेंबर है उसको मौका मिलना चाहिए टॉप पोजीशन में पहुंचने का, ठीक है। इसके साथ साथ पार्टी को कितना पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा है उसका इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करो, ठीक है। तो पार्टी ने ये करना तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, जो उसका मर्जी वही वो करते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ एफर्ट्स हो गए जो कि ऑलरेडी लिए जा चुके हैं एफर्ट्स, ठीक है। अब बात करेंगे सजेशंस, क्या क्या सजेशन हम अब अपने तरफ से दे रहे हैं जिससे कि और कुछ रिफॉर्म लाया जा सके। सजेशन ये रहा, पहला सजेशन है कि एक लॉ बनना चाहिए जिससे कि पॉलिटिकल पार्टी का जो इंटरनल अफेयर है, पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, कौन क्या मेंबर बन रहा है, कौन क्या काम कर रहा है, इसको अच्छे से रेगुलेट किया जा सके। इट शुड बी मेड कंपलसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू मेंटेन रजिस्टर ऑफ इट्स मेंबर। कौन कौन रजिस्टर है, कौन नहीं है, कब कौन ज्वाइन किया, एज कितना है, कितना एक्सपीरियंस है, इसका एक रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है। फिर पार्टी का जो रूल्स और रेगुलेशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको अच्छे से फॉलो होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ हर एक पार्टी में एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होना चाहिए। एक पार्टी के अंदर एक ऐसा अथॉरिटी होना चाहिए जो कि एज अ जज काम करे। अगर कोई डिस्प्यूट हो गया दो मेंबर के बीच में तो उसको सुलझा पाए, ये होना चाहिए। और टू होल्ड ओपन इलेक्शन टू द हाईएस्ट पोस्ट, जो हाईएस्ट पोस्ट है पार्टी का उसके लिए ओपन इलेक्शन हो। ऐसा नहीं कि फैमिली मेंबर को उठा के ऊंचे वाला पोस्ट दे दिए बार बार, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये पहला सजेशन है, ठीक है। इसके लिए एक कानून बनना चाहिए। दूसरा, इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स अबाउट 1/3 टू वुमेन कैंडिडेट। ये मैंडेटरी कर देना चाहिए कि पार्टी के अंदर जो भी कैंडिडेट, एक पार्टी से अगर कोई कैंडिडेट खड़ा हो रहा है इलेक्शन में, जितने भी कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं उसमें से 1/3 अप्रॉक्स वुमेन कैंडिडेट हो, ठीक है। और पार्टी के अंदर भी जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसमें भी वुमेन का कुछ कोटा होना चाहिए। ये दूसरा सजेशन है हमारे तरफ से। तीसरा सजेशन होगा कि पार्टी को इलेक्शन लड़ने के लिए जो भी खर्चा है वो खर्चा स्टेट दे, यानी गवर्नमेंट दे। स्टेट फंडिंग होना चाहिए इलेक्शन का। इससे क्या होगा कि पार्टी को गलत लोगों से पैसा नहीं लेना पड़ेगा, बड़े बड़े कंपनियों से पैसा नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि इनसे अगर पैसा लेंगे तो इनका बात भी मानना पड़ेगा, ठीक है। अब गवर्नमेंट चाहे तो ये पैसा काइंड में दे सकता है, यानी पेट्रोल, पेपर, टेलीफोन, इन सब के रूप में दे सकता है, या फिर डायरेक्ट कैश भी दे सकता है। अब कौन सा पार्टी को कितना कैश मिलेगा ये कैसे डिसाइड किया जाएगा? तो ये डिसाइड किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कि लास्ट इलेक्शन में कितना वोट उसे मिला था। जिसको ज़्यादा वोट मिला उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से कुछ। तो ये सब जो हमने यहाँ पे 3 सजेशन दिए, पहला था कि रजिस्टर मेंटेन करो, कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करो, इलेक्शंस होते रहना चाहिए, ठीक है, एक जज होना चाहिए, फिर वुमेन कैंडिडेट के लिए कोटा होना चाहिए और स्टेट फंडिंग होना चाहिए। ये जो हमने 3 सजेशन दिया ये कुछ लीगल सॉल्यूशंस हो गए, ठीक है। इनको कहा जाता है लीगल सॉल्यूशन। तो जब हम लीगल सॉल्यूशन देते हैं ना तो हमें इस बारे में काफ़ी केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा ही कुछ थोपने लगे इन पार्टीज़ के ऊपर तो ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। पॉलिटिकल पार्टी कुछ ऐसे तरीके अपना लेंगे जिससे ये लॉ को इजीली चीट कर पाए, ठीक है। तो ज़्यादा हार्ड्स भी नहीं होना है इन पे, थोड़ा सोच समझ के सजेशन देना है। इसके अलावा 2 और मजबूत तरीके हैं जिससे हम पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म कर सकते हैं। वो दोनों मजबूत तरीके क्या है? वो है ये, लोग चाहे तो क्या ना हो जाए, ठीक है। द पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टी। दिस कैन बी डन थ्रू पेटिशंस, पब्लिसिटी एंड एजिटेशंस। ये सब करके हम उस पर प्रेशर बना सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी पे।
कि तुम अपना पार्टी ठीक करो सबसे पहले। जब ये पॉलिटिकल पार्टी को फील होगा कि अगर ये लोग अपना पार्टी को ठीक नहीं करेंगे अंदर का सिस्टम, तब ये इलेक्शन में हार जाएंगे, ठीक है। अगर ठीक नहीं करेंगे तो हार जाएंगे, तब जाके ये पार्टी अंदर अपने आप रिफॉर्म लेके आएंगे, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। लोग प्रेशर ग्रुप्स के जरिए, मूवमेंट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए इन पे प्रेशर बना सकते हैं, ठीक है। ये एक तरीका हो गया। और दूसरा मजबूत तरीका ये है कि वो लोग जो पार्टी को इम्प्रूव करना चाहते हैं वैसे लोग उस पार्टी को ज्वाइन करें, उनको पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। आप सिर्फ बाहर में खड़े होकर क्रिटिसाइज करते रहेंगे कि नहीं ये पार्टी में ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, तब तक कभी सुधार नहीं आएगा। आपको अगर साफ करना है गंदगी को, तो आपको उस गंदगी में उतरना पड़ेगा, आपको पॉलिटिकल सिस्टम में आना पड़ेगा, तब जाकर उसको ठीक करना पड़ेगा। और पॉलिटिक्स में आना कोई बुरा बात नहीं है, ठीक है। आप चाहे तो आगे चल के खुद भी एक नेता बन सकते हैं अगर आपको अच्छा काम करना है तो इस तरीके से सुधारा जा सकता है। ये सब कुछ सजेशंस है यहाँ पे। तो अभी जो हमने ये दोनों टॉपिक पढ़ा, पहले हमने पढ़ा चैलेंजेस, 4 चैलेंजेस हमने देखे, और उसके बाद कैसे इसको ठीक किया जाएगा। ठीक में भी हमने देखा जो एफर्ट्स ऑलरेडी लिए जा चुके हैं, और कुछ सजेशन भी 2 टाइप का, एक लीगल और एक जनरल। ये सारा को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे आप, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ पे, शॉर्ट क्वेश्चंस। नंबर 6, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? चैप्टर का नाम ही है पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं। मैच करना है, कांग्रेस पार्टी, तो यहाँ पे एनडीए है, यूपीए है, तो ये यूपीए अलायंस को बिलोंग करता है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस को बिलोंग करता है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ये लेफ्ट फ्रंट है, और लेफ्ट फ्रंट यानी ये ज़्यादा गवर्नमेंट के रोल पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तेलुगु देशम पार्टी, ये स्टेट पार्टी है। उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन चूज कर लेंगे। 1 का है सी, तीनों में सी है, फिर 2 का है ए, इन दोनों में ए है, और फिर 3 का है डी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 8, ये आप बताइए बहुजन समाज पार्टी के कौन फाउंडर है? तो कांसी राम। व्हाट इज द गाइडिंग फिलोसॉफी ऑफ भारतीय जनता पार्टी? इनका मेन फिलोसॉफी क्या है? इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, ठीक है, रट लेना है एकदम। अगला क्वेश्चन ये वाला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन पार्टीज। नंबर 1, पॉलिटिकल पार्टी डू नॉट इंजॉय मच ट्रस्ट अमंग द पीपल। सही बात है, लोग इसको हमेशा शक करते हैं, इसको ब्लेम क्रिटिसाइज करते हैं। पार्टी आर ऑफन रॉक्ड बाय स्कैंडल्स इन्वॉल्विंग टॉप पार्टी लीडर्स। टॉप पार्टी लीडर्स अक्सर कुछ धांधली करते हैं, तो सही बात है। पार्टीज आर नॉट नेसेसरी टू रन गवर्नमेंट, ये तो एकदम गलत स्टेटमेंट है। ए और बी राइट है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो ये सब कुछ क्वेश्चन है, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का पूरा लिस्ट हम वेबसाइट पर प्रोवाइड कर दिए है। आप वहाँ पर जाके इसको PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। आपको मिलेगा कैसे? आप सिंपली गूगल में सर्च मारिएगा चैप्टर नेम, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज, क्लास 10 क्वेश्चन आंसर, और लास्ट में ऐड कर दीजिए बाई CBSE गाइडेंस। ये लास्ट में जरूर ऐड कीजिएगा बाई CBSE गाइडेंस, इतना लिख के सर्च कीजिए, आपको पहले नंबर में मिल जाएगा। इस चैप्टर का नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए, नोट्स भी इसी तरीके से मिलेगा वेबसाइट पे। ऐसे सर्च कीजिए नोट्स पॉलिटिकल पार्टी बाई CBSE गाइडेंस, ठीक है, पहले नंबर में मिलेगा। और ये जो पूरा PDF है, जिसमें जो भी हम यहाँ पे अंडरलाइन कर रखे हैं, हाईलाइट कर रखे हैं, ये भी डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पे दे दिए, आप वहाँ पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, काफ़ी चीज़ सीखने को मिला होगा, और एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो 3 काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चैनल पर और भी वीडियोस है बाकी सब्जेक्ट्स के, आप उनको देखिए। मैथ, साइंस, इंग्लिश, SST सभी पढ़ा रखे हैं, आपको उनसे भी काफ़ी हेल्प मिलेगा। चलिए एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।